हेलो गाइस, क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये फर्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट के इंट्रोडक्शन और ग्रुप 15 एलिमेंट के जनरल ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करें अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की लोकेशन की, तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक प्रेजेंट होते हैं। अदर ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ग्रुप 3 के पीरियड 6 और पीरियड 7 के कुछ एलिमेंट्स लास्ट में रखे हुए होते हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 के एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अभी आपको बताया वही हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जनरल ट्रेंड इन द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। तो यहाँ पे ये 4 ग्रुप्स की कंप्लीट केमिस्ट्री और इनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन होगा। जैसे सबसे पहले ग्रुप 15 के जो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सम ऑफ देयर अदर कंपाउंड्स। डाइनाइट्रोजन, फॉस्फोरस और इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में है जो ग्रुप 15 के कंपाउंड्स हो गए। अगर ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, ओजोन, केमिस्ट्री ऑफ सम सिंपल ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड देयर कंपाउंड्स, सल्फर एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, इन सभी के बारे में ग्रुप 16 के कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 17 के कंपाउंड्स की अगर बात करें तो 17 के कंपाउंड्स में क्या होगा, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ग्रुप 17 के कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी इस चैप्टर में आगे करेंगे। इसके अलावा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन की, तो ये दोनों ही पॉइंट ग्रुप 17 से रिलेटेड हैं। और लास्ट में ग्रुप 18 की नोबल गैसेस जो हैं इनके यूजेस लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इन सभी जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी के डे टू डे लाइफ में यूजेस के बारे में डिस्कशन होगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर का एक ओवरव्यू है ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। क्या पढ़ चुके हैं ब्रीफली। फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें ये बता रखा है कि हम जो 11th क्लास में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ के आए हैं उसमें क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं, उनके क्या क्या बारे में पढ़ा है, इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पैरा है। फिर उसके बाद में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इस इंट्रोडक्शन वाले पैरा को पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी कई सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी जो आपको अभी इस चैप्टर में आगे भी काम आएंगी। तो देखिए, in class 11 you have learned that p block elements are placed in group 13 to 18 in periodic table. yes, हम देख चुके हैं। their valence shell electron configuration is ns2 np126। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है p block elements का। इसका मतलब क्या है कि जो जिस भी पीरियड की बात कर रहे हैं उसमें n की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे s जो ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फिल होगा p ब्लॉक एलिमेंट्स का, और P जो होगा, P सबसेल जो होगा उसमें 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बन जाएंगे, और लास्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो जाएगा P ब्लॉक P सबसेल, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर में और भी डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 1s2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है लेकिन वो p ब्लॉक की तरफ रखा हुआ है। The properties of p block element like that of the other greatly influenced by the atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. The absence of d orbital in second period and presence of d and f orbital in the heavier element starting from third period onward having significant effect on the properties of the element। यहाँ पे देख लेना, समझ लो एक बार। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो भाई, अगर हम बात करें कि कौन से सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे जो जैसे ये वाले जो दे रखे हैं पीरियड्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7,
ईच पीरियड जो है वो एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट सेल जिसको हम के सेल भी बोलते हैं उसमें सिर्फ एस सब सेल होता है, सेकंड जो होता है उसमें एस और पी सब सेल्स होते हैं, थर्ड जो सेल है उसमें एस पी और डी तीनों ही सब सेल्स होते हैं, फोर्थ में एस पी डी एंड एफ चारों सब सेल होते हैं, और फिफ्थ और ऑनवर्ड इन सभी में अभी तक एस पी डी एफ ये ही सब सेल्स हो चुके हैं। मतलब अगर हम बात करें कि सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में सिर्फ एस और पी सब सेल प्रेजेंट होते हैं। पी एस और पी सब सेल के ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। लेकिन थर्ड में अगर बात करें तो थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, 3d भी प्रेजेंट होता है। 3 का मतलब क्या है, ये 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। डी सब सेल भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नीचे वाली साइड में और जाएंगे तो फोर्थ में जाए, फिफ्थ में जाए, सिक्स में जाए, सेवंथ में जाए तो उसमें एफ भी होते हैं ना। एफ कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, फोर्थ सेल से एफ ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं, एफ सब सेल के ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ से लेके सबसे, अगर ये इनकी बात करें ग्रुप 15 की बात करें तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके बाद थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो है ये है नाइट्रोजन। इसमें डी ऑर्बिटल जो होगा वो एब्सेंट होगा, लेकिन पी और पी के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन एडिशन the presence of all three type of element metal, non-metal, metal, metalloid and non-metal bring diversification in chemistry of these element। अगर इनकी हम बात करें कि इनमें तीनों ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक जिगजैग लाइन से ये मेटल एंड नॉन मेटल इस तरह से सेपरेट होते हैं। जिगजैग लाइन यहाँ से ये जो जा रही है, ये जिगजैग लाइन से नीचे की साइड में जो है वो क्या है, मेटल्स हैं। ये इधर की साइड में मेटल्स हैं और ऊपर की साइड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो नॉन मेटल्स हैं। और जिगजैग लाइन पे जो प्रेजेंट हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो ये मेटेलॉइड्स हैं, ये मेटेलॉइड की कैटेगरी है, ये मेटेलॉइड्स आ जाते हैं, दीज आर मेटेलॉइड्स। तो यहाँ पे ये मेटेलॉइड्स हैं, ये भी मेटेलॉइड है। ठीक, तो इतने सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये मेटेलॉइड भी हैं। तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ मेटल हैं, ये अगर बात करें ये सभी मेटल्स हैं, और अगर ये सभी मेटल्स हैं, ये ऊपर वाले सभी नॉन मेटल्स हैं, और ये वाले जो हैं ये सभी नॉन मेटल हैं। तीनों ही तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसीलिए इनकी डाइवर्सिफिकेशन होती है। केमिस्ट्री की डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स 13 and 14 of P block of the periodic table in class 11th, you will learn the chemistry of element of subsequent group in this unit। तो 14 के बाद में 15, 16, 17 और 18 एलिमेंट्स के सभी कंपाउंड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ एंड मॉस्कोबियम। ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 15 इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोबियम। तो ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटेलिक थ्रू मेटेलॉइडिक करेक्टर। अब ये मेटेलिक करेक्टर क्यों होता है, कैसे होता है, ये दो चीज़ों से आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड है एटॉमिक मास। आगे मैं इनके ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, इनको किस तरह से आप इनके मेटेलिक नेचर से कोरिलेट कर सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखना यहाँ पे अगर इनके नेचर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो हैं वो कंप्लीटली क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और ये एंटीमनी जो है वो क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। और बिस्मथ और मॉस्कोबियम जो हैं वो मेटल्स हैं। मॉस्कोबियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल के जैसी ही हैं। ठीक है, अकरेंस की अगर हम बात करें तो अकरेंस में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइज 78%
बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। एयर में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, और वो ही मेजर सोर्स है नाइट्रोजन का। इन द अर्थ क्रस्ट पे अगर बात करें तो सोडियम नाइट्रेट NaNO2 जो है, जिसको चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ये इन कंपाउंड्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी मिलता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट एंड एनिमल। नाइट्रोजन में प्रोटीन्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आपने प्रोटीन और एमिनो एसिड की जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी तो देखा था कि उनमें हेटेरो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड, जो प्रोटीन में भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा फॉस्फोरस की अकरेंस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स। फॉस्फोरस किस में मिलता है, मिनरल्स में मिलता है, मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइसोमॉर्फस हेक्सागोनल फॉस्फेट मिनरल। बेसिकली एपेटाइट फैमिली जो है वो फॉस्फोरस मिनरल्स के ही आइसोमॉर्फस होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एपेटाइट फैमिली, जिसमें क्या हो सकता है, ये फ्लोर एपेटाइट, जिसका फॉर्मूला C9PO4 CaF2, इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक। तो फॉस्फोरस जो होता है वो मेन कंपोनेंट किसका होता है, फॉस्फेट रॉक्स का होता है। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। एनिमल और प्लांट में भी ये मिलता है। इट इज प्रेजेंट इन बोन एज वेल एज लिविंग सेल्स। तो बोन और टीथ जो होते हैं उनमें मिनरल फॉस्फेट मिलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है, इसीलिए एनिमल्स में ये बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। फॉस्फोप्रोटीन्स कहाँ मिलती है, एग और मिल्क में मिलती है, तो वहाँ पे भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर बात करें, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। ये मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में। लेकिन मॉस्कोबियम की अगर हम बात करें तो मॉस्कोबियम इज ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव अगर ऐसे पूछ लिया जाए ग्रुप 15 का एलिमेंट कौन सा है जो सिंथेटिक है, तो मॉस्कोबियम है। इट्स सिंबल इज Mc। मॉस्कोबियम का सिंबल Mc होता है, एटॉमिक नंबर 115 होता है एंड एटॉमिक मास 289। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सभी के, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बात करेंगे। ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी इन वेरी लिटिल अमाउंट, इट्स केमिस्ट्री इज येट टू बी एस्टैब्लिश। तो मॉस्कोबियम की बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये एक तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी स्टडी नहीं हुई है। हियर except moscobium, important atomic and physical properties of the other element of this group along with their electronic configuration are given in table 7.1। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। अब ये जो टेबल गिवन है 7.1, ये वाली प्रॉपर्टीज़ की टेबल, तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इन डेटाज को नहीं देखना है, सिर्फ हमें यहाँ से ट्रेंड समझना है। ट्रेंड को समझने में आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से डिफरेंट जब आप मैं यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँगा, जैसे एटॉमिक मास की बात करें या फिर इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो इनका ट्रेंड आपको जब बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको वैल्यूज से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये ट्रेंड इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनके अभी वैल्यूज़ को हम अभी बात नहीं कर रहे, जब हम इनके एक एक ट्रेंड की बात करेंगे तब हम इनकी वैल्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ट्रेंड की अगर हम बात करें, ग्रुप 15 के ट्रेंड की बात करें, अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोबियम। अब इनके ट्रेंड्स की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। यार मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कई बार पहले अभी नेम लिया है लेकिन मैंने समझाया नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो से आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो तीन तरह से वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। एक तो सेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो हमने KLM इस तरह से, जो छोटी क्लासेस में आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। ये एक दूसरा टाइप का जो होता है जो ज़्यादा फेमस है, दैट इज सब सेल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम इस तरह से लिखते हैं। किस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि K जो सेल है या K सेल को ही हम फर्स्ट सेल भी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ S ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है या S सब सेल प्रेजेंट होती है।
एल में जो होता है, एल को सेकंड सेल बोलते हैं, इसमें एस और पी दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। एम जो होता है जिसको थर्ड सेल बोल सकते हो, थर्ड एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, इसमें एस पी और डी तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। एन जो है उसमें एन को फोर्थ एनर्जी लेवल, इसमें एस पी डी एंड एफ चारों ही सब सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये एस सब सेल जो हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया जाता है, इनके आगे इन नंबर्स को भी लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे के का एस सब सेल है तो यहाँ पे 1s लिखा, सेकेंड या एल सेल का ये एस सब सेल है तो इसको हमने 2 लिख दिया, पी सब सेल है एल सेल का तो ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। तो ये 3 2 ये जो नंबर हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सी सेल नंबर की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अभी मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको देखिए। ये जो है ये 1s, ये जो मैंने इस तरह से लिखा है 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3d, इनको मैंने यहाँ इस तरह से लिख लिया। तो इनको आपने ट्रिकली देखा भी होगा किस तरह से लिखते हैं कि यहाँ से एक एरो पास करो, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे एरो पास करो और जो जो सब सेल उसमें से पास होते जाते हैं उनको लिख लीजिए। जैसे 1s सबसे पहले गया, फिर उसके बाद 2s गया, उसके बाद 2p गया, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर देखना यहाँ पे 1s, फिर यहाँ से फिर पीछे से लेके जाना है, फिर 2s गया, फिर 2p 3s, फिर नेक्स्ट गया 3p 4s, 3p 4s, 4s के बाद में 3d 4p 5s, 3p या 4s के बाद में कहाँ है, 4s ये है 3d, 4s के बाद में 3d 4p 5s एंड सो ऑन, आगे तक इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है यार कि s जो होता है, s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। p जो सब सेल होगा वो चाहे किसी भी सेल का हो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और f जो होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 4s2 3d10 4p6, इस तरह से। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखते हैं और आगे तक आप चलते जाते हैं। ये हुआ जर्नल फॉर्मेट, आप इसको याद रख लें या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो ns में जाता है। एक शॉर्ट फॉर्म है यार, इसके ऊपर अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ns में जाएगा। n की वैल्यू आप पुट करते जाएं, स्टार्ट करें 1 से, n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखें, फिर n की वैल्यू 2 रखें, फिर जाएगा n-2f में। अब f कहाँ से एग्जिस्ट करता है, f जो एग्जिस्ट करता है वो 4f से एग्जिस्ट करता है। 1f 2f 3f एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती हैं उनको नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएगा n-1d में और लास्ट में जाएगा np में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और जब इस तरह से आप लिखोगे, ये शॉर्ट या ट्रिक है, ठीक है, इस तरह से जब आप लिखोगे तो ये ही आपको फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये तो मैंने बात किया कि इस तरह से किसी भी एलिमेंट का, चाहे कोई भी है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कई जगह एक्सेप्शन आते हैं और उन एक्सेप्शन को एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन यहाँ मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के उसी पैटर्न से मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। मॉस्कोबियम के बारे में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में स्टडी हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही देख लिया था। इनके सिंबल्स आप जानते ही हैं। इनका एटॉमिक नंबर जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। अब इसमें भी आप आराम से कर सकते हो किस तरह से इनका मैजिक नंबर को इनको ऐड करते जाएं। मैजिक नंबर को ऐड करते हुए इनके एटॉमिक नंबर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी उस पर भी नहीं जा रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था 1s2 2s2 वाला, ये वाला जर्नल फॉर्मेट जो बताया है, इसमें अगर मुझे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए,
2s2 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, तो टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मुझे लिखने होंगे। तो p में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे? 6 नहीं करने होंगे, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन में कितने हैं? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। देखिए इस तरह से। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, 12 हुए। 12 के बाद में यहाँ पे अगर ये मैं 8 कंप्लीट फिल कर दूंगा तो 18 हो जाएंगे, तो मैं 8 फिल नहीं करता हूँ, इसमें मैं कितने फिल करूँ? 3 फिल करूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करो कितने का इलेक्ट्रॉन हुए? 2 + 2 + 6 + 2 + 3, टोटल 15 हुए। और 15 एटॉमिक नंबर किसका है? फॉस्फोरस का है, इसीलिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आर्सेनिक का आप 33 फिल करने हैं, तो सेम इसी पैटर्न से जो मैंने आपको जनरल ट्रेंड अभी बताया है, उसी ट्रेंड से आप यहाँ पे इनको फिल कर सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 3p3। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर नंबर आप चेक करेंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 33 ही होंगे। 51 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम उसी पैटर्न से आपको फिल करने हैं। 51 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेने हैं, तो 51 इलेक्ट्रॉन्स में 5p3 आ जाएगा। और 83 करेंगे तो यहाँ पे 6s2 एंड 6p3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट वाले जो हैं वो n, अगर मैं n की वैल्यू, अगर सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो सेकंड ग्रुप में n की वैल्यू 2 आ रही है, ns2 और np3। तो ग्रुप 15 की अगर बात कर रहा हूं तो ग्रुप 15 का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हो गया। अगर सेकंड सेल के, अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? ns2 np6। स्टार्टिंग वाला जो है ये वाला, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2। तो 1s2 है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? ब्रैकेट में हीलियम लिख दिया जाता है। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए डायरेक्ट 1s2 नहीं लिख के क्या लिख दिया? हीलियम लिख दिया, क्योंकि 1s2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना होता है, इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे नियोन लिख दिया और रिमेनिंग जो है 3s2 3p6 ये लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट नोबल गैस बन जाती है आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ तक होता है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है आर्गन का, तो 3d10 4s2 3p6 ये रिमेनिंग इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन का है, तो इतना बड़ा नहीं लिखने के बाद जगह क्या लिख दिया? क्रिप्टॉन लिखा और डायरेक्ट हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया। सेम बिस्मथ के साथ भी इसी तरह से हमने लिख दिया। क्लियर है? तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो पीस जो है, पी के ग्रुप 15 की बात करें, नाइट्रोजन जो ग्रुप है उस नाइट्रोजन ग्रुप के अगर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? ns2 np6। अब n की वैल्यू अगर 2 हो जाती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, या फिर n की वैल्यू अप टू 7 हो सकती है अभी तक। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक बार छोटा सा दे रखा है यहाँ पे, मैंने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया है क्योंकि ये सारी की सारी बातें पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ के आ चुके हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी ने पी ब्लॉक ये पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है तो वो भी समझ पाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इसीलिए मैं इतना थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ। तो एक बार आप इनको सब चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। चलिए बात करते हैं द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज ns2 np6। कैसे आया ये मैंने अभी बता दिया। द s ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड। इसमें अगर p की बात करूं तो मैंने आपको जैसा बताया था, p जो है, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एग्जैक्टली हाफ किस में आ रहे हैं? अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करूं तो उनमें ns2 np3 आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली p जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है।
अच्छा, एक दो चीज मैं यहाँ पे और बताना चाह रहा था कि 3 वर्ड आते हैं यार, एक तो शेल आता है, एक सब शेल आता है और एक ऑर्बिटल भी आता है ना। इनके बारे में आप वैसे जानते होंगे, पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, शेल जो होता है वो सबसे बड़ा है ना। जब जब हम न्यूक्लियस के बाहर की अगर बात करते हैं, सेल जो है सबसे बड़ी यूनिट कह सकते हो, सिटीज बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स की सिटीज बोल सकते हो इन सेल्स को, जिनके नेम के एल एम एन बोल देते हैं, या फिर नंबर से 1 2 3 4 इस तरह से बोल देते हैं। न्यूक्लियस के सबसे, जैसे ही बाहर निकलोगे न्यूक्लियस के, तो फर्स्ट नंबर की सेल आ जाती है, फिर सेकंड की आती है, फिर थर्ड की आती है, फिर फोर्थ की आती है, इस तरह से। अब इन सेल्स में क्या होते हैं, सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिटीज के अंदर कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स की सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक सिटी में कॉलोनीज और कॉलोनीज के अंदर हाउसेस होते हैं, वैसे ही सेल्स के अंदर सब सेल्स और सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन 3 वर्ड में आप कभी कंफ्यूज मत होना, कई बार सब सेल और ऑर्बिटल एक दूसरे के बोलते जाते हैं। जब हम एस बोलते हैं तो एस जो ऑर्बिटल है, एस जो सब सेल है, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। पी जो है, पी में 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, इसी तरह के है ना, 5 ऑर्बिटल इस तरह से 1 2 3 4 5। और एफ में 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो ऑर्बिटल और सब सेल को कई बार ऐसे बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, इनका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। मेकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। स्टेबिलिटी जो होती है वो किस तरह से होती है और क्या होता है। देखो, स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी की सबसे मोस्ट स्टेबल होते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल। फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। उसके बाद हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होंगे वो स्टेबल होंगे। और सबसे लास्ट या लीस्ट स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 15 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में np6 से हाफ फिल्ड है, तो इनके पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। और इसका इफेक्ट जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर आता है। कैसे आता है बात करेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जो रेडियस होता है वो 2 तरह से कर सकते हैं, कोवलेंट और आयनिक। अब किस तरह से होता है, क्या चेंज होता है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज जो है उसमें अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप 15 में, तो क्या हो रहा है, हर एक ग्रुप में एक सेल इंक्रीज हो रही है। अगर बात करें नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 2 सेल्स हैं, 2 एनर्जी लेवल हैं। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल 1s2 2s2 फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में 3 एनर्जी लेवल या 3 सेल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। तो ये 1 जहाँ जहाँ लग रहा है वो तो 1 सेल हो, फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, और 3s2 एंड 3p3 ये थर्ड सेल हो गई। तो टोटल 3 सेल्स हैं। और आर्सेनिक में देखें तो टोटल 4 सेल हैं, और एंटीमनी में 5 सेल हैं, और बिस्मथ में 6 सेल हैं। तो टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो इनमें एक एक्स्ट्रा सेल इंक्रीज होती जा रही है, एक एक्स्ट्रा सेल ऐड होती जा रही है। और एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रही है तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का सबसे स्मॉल साइज है और सबसे बिगर साइज जो है वो बिस्मथ का है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, डाउन द ग्रुप न्यू सेल्स आर एडेड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरह से डिक्रीज होता है और क्यों डिक्रीज होता है, उसके रीजंस हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में अब बात कर लेते हैं। एक जर्नल आपको आइडिया हो गया कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही है। अब आयनिक रेडियस, अब रेडियस भी क्या होते हैं,
टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है कोवलेंटली बॉन्डेड। कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब है जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, शेयरिंग करने से ये बॉन्ड हुआ है। तो इनकी जो रेडियस होगी, इनकी रेडियस जो होगी, जो आपस में ओवरलैपिंग हुई है, इसकी हाफ जो रेडियस होगी, हाफ जो डिस्टेंस होगी इन दोनों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है, उसका हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। ठीक है। इसी तरह से आयनिक रेडियस क्या होगी, नाइट्रोजन के ऊपर अगर -3 चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गए। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन में 2 सेल्स हैं। पहला सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड सेल जो है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 है। तो 2 के सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो s सब शेल में हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स p सब शेल में हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब n-3 जब बनेगा तो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और ऐड होंगे, और जब एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हुए एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर +3 बनाया तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और लूज कर दिया तो 2 चीजें होगी, एक तो सेल खत्म हो सकता है, जो आउटर मोस्ट सेल है वो रिमूव हो सकता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो हटा दिए, अगर लूज कर दिए किसी एलिमेंट ने। तो अगर कैटाइन फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर आ रहा है, तो वो या तो एक सेल को खत्म कर देगा, और सेल खत्म हो जाएगा तो जो साइज होगा एटॉमिक साइज वो डिक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए, लेकिन चार्ज जो है प्रोटॉन्स का उतना ही रहा, तो इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं वो और एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 तरह की रेडियस के बारे में हम बात करेंगे कि कोवलेंट और आयनिक रेडियस। इन ए पर्टिकुलर स्टेट रेडियाई इंक्रीजेज इन साइज डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। अगर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो इनकी अगर वैल्यूज देखें कोवलेंट की, तो यहाँ पे कितना है, 17 पिकोमीटर, और ये है 110 पिकोमीटर। तो नाइट्रोजन से यहाँ पे जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है। जनरल ट्रेंड क्या है, नाइट्रोजन से अगर हम बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 40 पिकोमीटर जो है वो रेडियस इंक्रीज हो रही है। हाउएवर फ्रॉम SB टू BI, है ना। आर्सेनिक से अगर बिस्मथ की तरफ अब मूव करते हैं, आर्सेनिक की है कितनी, 121, एंड बिस्मथ की है कितनी, 148 पिकोमीटर। तो इस इधर जाएं तो 100, यहाँ पे तो 14 पिकोमीटर का जंप है डायरेक्ट, और यहाँ से अगर 2 ग्रुप में चले जा रहे हैं, 2 पीरियड मूव कर लिए हैं, तब भी जो ग्रुप चेंज है वो 27 के अप्रॉक्सीमेट 27 पिकोमीटर के है। तो ये कम चेंज है, मतलब कम इंक्रीज है। इंक्रीज में भी बात करें, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, टोटल ओवरऑल इंक्रीज ही हुआ है, लेकिन यहाँ इंक्रीज जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और यहाँ इंक्रीज जो हुआ है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल इन हेवियर मेटल्स। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो है ना s, ये एलिमेंट है कौन सा, आर्सेनिक। इसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल ले लेता हूँ, पीरियोडिक टेबल से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको जैसा बताया था कि सेकंड जो ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं इनमें कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन थर्ड से जब हम मूव करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सेल इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से इसमें कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है एटॉमिक साइज में। लेकिन फॉस्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाएं या फिर आगे जाएं तो फॉस्फोरस से जब आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो इतने एलिमेंट्स और ऐड हो चुके होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के
10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 एलिमेंट और ऐड हो चुके होंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना वो डिफ्यूज होता है, डी मतलब डिफ्यूज ही होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है डिफ्यूज होता है, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए। तो जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसको क्या होता है, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफ्यूज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इस आर्सेनिक के ऊपर ज़्यादा लगता है। कंपैरेटिवली जितना एक सेल इंक्रीज होने से, ऐड होने से जितना इसका साइज इंक्रीज होना चाहिए उतना साइज इंक्रीज नहीं हो पाता है। इसीलिए इंक्रीज तो होता है लेकिन जितना होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। सिमिलरली आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी यही चीज़ है, उनमें एफ और डी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखें एफ और डी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनके प्रेजेंट होने की वजह से इनमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं आ पाता है जितना नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ मूव करते हुए आता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई हमारी किसकी, इस कोवलेंट रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस के डेटा से मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूड कर देता हूँ। आयनिक रेडियस के डेटा में 171, 212 एंड 222, ये सभी जो हैं यहाँ से यहाँ तक कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इन 3 एलिमेंट्स की जो लिया है वो माइनस मतलब एनाइन का आयनिक रेडियस लिया है। यहाँ पे E-3 का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है नाइट्रोजन वो N-3 में इसकी रेडियस ली है, P-3 में और AS-3 में इनकी रेडियस ली गई है। तो इनकी रेडियस जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। लेकिन SB और BI के अगर रेडियस की बात करें तो इनका E+3 का मतलब क्या है, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं। लूज क्यों होते हैं, इसका रीज़न मेटेलिक कैरेक्टर से आएगा और मेटेलिक कैरेक्टर का रीज़न आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आएगा। तो इनकी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होने के बाद में ये आयनिक रेडियस हैं, इसीलिए इनकी आयनिक रेडियस कंपैरेटिवली कम है। तो इन डेटा से आपको समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन से जब हम आर्सेनिक की तरफ जाते हैं तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है। बेसिकली ये एनायनिक रेडियस है। कैसी रेडियस है, एनायनिक रेडियस है ना, एनायन की रेडियस है। जबकि यहाँ पे इन एलिमेंट्स की बात करें तो इन एलिमेंट्स में भी इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेडियस है वो कैसी है, कैटाइन रेडियस है, कैटाइंस की रेडियस है। ठीक है, कैटाइन भी किस फॉर्म में है, +3 फॉर्म में, और एनायन जो है वो किस फॉर्म में है, -3 फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अच्छा, पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए यार। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रोजन एटम है और ये नाइट्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, आइसोलेटेड है। पहली बात, आइसोलेटेड है, ये किसी के साथ में बॉन्डेड नहीं है। और कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। इसका अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे सब ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फर्स्ट सेल होगा और ये सेकंड सेल इसका होगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है मुझे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में से क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन से मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन प्लस बनाना है। नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजन रिमूव करके नाइट्रोजन प्लस फॉर्म कर देना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है इस नाइट्रोजन गैसियस आइसोलेटेड नाइट्रोजन को, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन जैसे जितने भी नाइट्रोजन वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ns2np3। मतलब यहाँ पे ये जो है वो p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। अगर इनके आसपास वाले जो एलिमेंट हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूं, आसपास वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, देखो
दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं अगेन वही पीरियोडिक टेबल लेता हूँ। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखो, इसमें अगर हम बात करें किसकी, इसकी नाइट्रोजन की, इन ग्रुप्स की अगर मैं इस पीरियड में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, दो तरह से कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इस कार्बन वाले ग्रुप से कंपेयर करूँ, ग्रुप 13 से मैं कंपेयर करूँ, या ग्रुप 16 से कंपेयर करूँ इस ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2NP2। ग्रुप 14 की बात करूं, ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 15 का होगा NS2NP3, और ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 16 का होगा NS2NP4। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और मैंने अभी आपको बताया था हाफ फिल्ड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की बात करें, इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की बात करें, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालना चाहेंगे तो ये हाफ फिल्ड जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, मतलब P2 बनेगा। तो हाफ फिल्ड जो होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल है। जबकि इस नाइट्रोजन की बात करें या फिर इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप की, ग्रुप 16 की बात करें, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन ईजी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इसीलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, जबकि यहाँ से भी ईजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये भी पार्शियली फिल्ड है, सबसे कम स्टेबल है। तो इन दोनों में अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल में, इसीलिए इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर इसके साइज से आप देखें, साइज में अगर देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो उसकी डिस्टेंस जो है वो दूर होती जा रही है। न्यूक्लियस तो वहीं के वहीं है, न्यूक्लियस तो अभी भी यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस पहले कम थी, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे जैसे आप अगर इससे दूर जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लेना यार, इससे कई सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे न्यूक्लियस, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। यहाँ और यहाँ में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन यहाँ बात करें काफ़ी दूर हो गया है बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है, और इजीली जो लूज हो सकता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहली चीज़, मेटेलिक कैरेक्टर के लिए अगर बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर भी यहाँ से ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स होते क्या हैं, मेटेलिक कैरेक्टर समझने के लिए पहले मेटल समझें। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटल्स। और इनमें से अगर वैसे तो सभी के सभी नॉन मेटल्स ही हैं, सभी नॉन मेटल्स क्या है, सभी के सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी होगी, जिसका साइज सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में इस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कम होगा, अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, और इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना ईजी है, और इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो सकता है, तो यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जबकि यहाँ अगर बात करें नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन तो सेकंड सेल में ही है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड सेल में ही प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं, इजीली रिमूव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ इसका कैरेक्टर जो होगा मेटेलिक नहीं होगा, नॉन मेटेलिक ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी अंदर लाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। इसीलिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जबकि बिस्मथ जो होता है वो क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया इसको एक बार रीड कर लें। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज
इन एटॉमिक साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इफेक्ट करेगी, मैंने अभी आपको बताया। साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने का मतलब ही क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, इजीली रिमूव हो सकता है, कम एनर्जी देनी होगी तो एंथैल्पी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाएगी। Because of extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of group 15 element is much greater than group 14 एलिमेंट इन द करेस्पॉन्डिंग पीरियड। तो पीरियड में अगर हम बात करें, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो टॉप टू बॉटम अगर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है भाई, ग्रुप में अगर हम बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, है ना। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है इजीली। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की, मतलब पहले वाले एलिमेंट की या फिर बाद वाले एलिमेंट की, तो वहां पे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो होगी वो ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं, इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो नाइट्रोजन प्लस बना, नाइट्रोजन प्लस के बाद में नाइट्रोजन प्लस 2 फॉर्म हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन प्लस 3 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रिमूव होते जा रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो रहा है लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने के उतने ही हैं। तो पहले जो 7 प्रोटॉन्स थे और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 7 प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 7 प्रोटॉन्स सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो और ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज होगा। तो सक्सेसिवली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनका वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। ये वैल्यूज जो हैं उनसे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है अगर टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो डिक्रीज होती है, लेकिन अगर सक्सेसिव की बात करें किसी की भी तो यहाँ पे 1402 है, फिर 22,856 है, 4,576 है, इंक्रीज हो रहे हैं। किसी को भी आप चेक कर लीजिए तीनों की सक्सेसिव के बारे में तो वो कंटिन्यू इंक्रीज ही होती है। तो ये कंप्लीट हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड मॉलिक्यूल। मतलब यहां से आप इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि एक बॉन्ड बन गया, जैसे HCl बन गया, ये है ना, HCl में ये बॉन्ड पेयर है ना। इस बॉन्ड पेयर को कौन सा एलिमेंट अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, इस टेंडेंसी को, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सिंपल सा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, और ये अट्रैक्ट कब कर पाएंगे, जब न्यूक्लियस जो होगा जितने पास होगा, और न्यूक्लियस पास कब होगा, जब बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर सेल्स जो हैं वो कम से कम हो। तो कम से कम सेल होने के लिए साइज छोटा होगा, जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा लगा पाएंगे, और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम लग पाएगा। तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल decrease down the group with the increasing atomic size. However, amongst the heavier element the difference is not much pronounced. अगर इनकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर देखें तो देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, फॉस्फोरस के लिए 2 होता है। ये पॉलिंग स्केल पे है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट स्केल्स होते हैं जिसमें पॉलिंग स्केल पे ये वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे एंटीमनी और बिस्मथ की अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 1.9 1.9। ठीक है, तो अगर हम टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम अगर एक ग्रुप में अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे यहाँ 3 है और लास्ट में 1.9 हो गई, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है भाई, ऑल एलिमेंट दिस ग्रुप
आर पॉलीएटॉमिक, डाइनाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक। अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन जो होता है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है, रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन जो होती है वो सिर्फ गैस होती है, रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स जो होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी सॉलिड होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, अभी आपको मैंने बता दिया मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। टॉप टू बॉटम जो है वो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो रहा है, इजीली रिमूव हो सकता है, और इजीली जो रिमूव हो सकता है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल, एंटीमनी और आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये क्या है, आपके मेटेलॉइड्स हैं, और बिस्मथ जो है वो क्या है, एक मेटल है। ठीक है, क्यों है इसका रीजन हमने यहाँ पे बता दिया। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी हमने साइज, एटॉमिक साइज से ही एक्सप्लेन किया था, आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। जहां इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है उसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, वहां मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम in the group, but the melting point increase up to arsenic, then the decrease up to bismuth, except nitrogen. All these elements shows allotropy. ठीक है, सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसको आप डायरेक्ट याद रखें, इसके लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। हाँ, ये पॉइंट आप जरूर याद रखें कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि ऐसे different form of an element which have different physical property but same chemical properties. chemical properties इनकी सबकी सेम होती हैं, physical properties different होती हैं। आगे हम सल्फर की, फॉस्फोरस की एलोट्रॉप्स डिस्कस भी करेंगे। तो ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल ट्रेंड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको ये समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें और क्या आपको और बेसिक से चाहिए या फिर हम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं। इन सभी के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ में। थैंक यू।